आज की इस मादियत के दौर में आपको प्यार कहीं नजर नहीं आएगा सिवाय इस कब्रिस्तान के। इस कब्रिस्तान में लोगों के प्यारों की कब्रें हैं, लोगों के मोहब्बतों की निशानियां हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज तक उस मोहब्बत को जिंदा किए हुए हैं। 3 साल से मुसलसल कब्र पर आने वाला ये शख्स ना धूप देखता है, ना बारिश देखता है, ना ही अपनी खराब हालत देखता है। इसके बावजूद पिछले 3 सालों में ये अपनी बीवी की कब्र के फूल ताज़ा रहने के लिए, ताज़ा रखने के लिए हर रोज आते हैं। आज के इस प्रोग्राम में बहुत सारी नसीहत है। वसाइल का रोना रोने वाली खवातीन के लिए एक पैगाम है कि मोहब्बत वसाइल से नहीं खरीदी जाती, मोहब्बत सब्र से, बर्दाश्त से पैदा की जाती है। मोहब्बत ऐसा जज्बा है जो मरने के बाद भी आपको जिंदा रखता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अमारा कमल पीके टाइम्स पे। आज हम आपके लिए एक बहुत ही संजीदा मौजू लेके आए हैं। मोहब्बत कभी मरती है या नहीं मरती, ये हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है। हमारे साथ अभी जो वीडियो आप देख रहे थे जिसमें आपने एक बुजुर्ग को एक कब्र के साथ लिपट के रोते देखा, बिलखते देखा, आज हमारे साथ वो मौजूद हैं सुभान पराचा साहब। आइए इनसे कुछ बातें पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारा मकसद आपकी दिल आज़ारी नहीं है, हम चाह रहे हैं कि ये जो आपकी मोहब्बत है, ये जो आपका प्यार है अपनी बीवी के लिए, ये एक मैसेज की तरह इस दुनिया में जितने शादीशुदा लोग हैं, जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, उन तक ये पैगाम पहुंचे कि मोहब्बत सिर्फ जिंदगी तक महदूद नहीं है, किसी के जाने के बाद भी मोहब्बत रहती है और किसी के जाने के बाद उस मोहब्बत का क्या रंग, क्या अंदाज होता है, हम वो रंग दुनिया के सामने लेके आए। ठीक है, कब हुई थी शादी? शादी हुई थी 20 जनवरी 1967 में। माशाल्लाह 67 में। ऑलमोस्ट आपने 50 से ज्यादा साल जो है वो एक साथ गुजारे। 50 के अंदर में शादी हमारी तकरीबन 44-45 साल रही है। हम इकट्ठे रहे हैं, ये भी छोटे मोटे झगड़े मगड़े होते थे, लेकिन उसमें यह नहीं कि तू वो उधर मैं उधर, ये नहीं। वो 5 मिनट बाद पहले से कई गुना ज्यादा मोहब्बत में बदल जाते थे। आपका कहना है कि लड़ाई झगड़े से प्यार बढ़ता है? मेरा तो ये बड़ा ही है, कब नहीं हुआ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप काम क्या करते थे, आपका जॉब क्या था? मेरा काम पहले तो मैं शादी जिस पर हुई थी, सरगोदा में बिजली की तार का कारखाना था, वो फेल हो गया। फिर ऑटो पार्ट्स का काम किया, वो फेल हो गया। फिर मेरे एक बहनोई है कराची में, एक फर्म में जनरल मैनेजर, उसको देखा, उन्होंने मुझे बुला लिया, कराची बुला लिया। मैं कराची चला गया। कराची में जॉब मिल गई, उनकी मिल थी कोटली, हैदराबाद कोटली, वहाँ मुझे जॉब पे लगा दिया। पहले तो ऐसी क्लर्क लगाया, फिर वो जो एमडी था चेयरमैन, उसने मुझे बोला मैं 1-2 दिन में आऊँगा तो फिर तुम्हें सही जॉब दूँगा। फिर वो आए तो मैं बाहर था, निकला हुआ था। उन्होंने कहा ठीक ठाक है। उन्होंने कहा मैं 9 बजे आके तो मैं बुलाता हूँ तो आपको सही जॉब कर लगाता हूँ, देख। वो आ गया 9 बजे, मुझे बुलवाया गया। पहले मैं लेबर क्वार्टर में रहता था। जब उन्होंने बुला लिया तो उन्होंने कहा आज से तुम इस मिल के परचेज अफसर हो। जब मैं परचेज अफसर बन गया तो मेरा बोरिया बिस्तर लेबर क्वार्टर से उठा के अफसर मेस में मुंतकिल कर दी। मैं वहाँ रहा 5 साल, मैंने हैदराबाद में काम किया। उसके बाद एक एमडी आया, उसने मुझे कराची ट्रांसफ़र कर दिया। फिर मैं कराची रहा 1981 तक। मैं कराची उस पर मेरा वो उन्होंने बेच दी। उसके बाद दूसरी फर्म भी हमारी कौम की थी, फैमिली भी, उन्होंने मुझे बुला लिया। 1 साल उसके पास किया, लड़ाई झगड़ा हो गया, चला गया, जोराबाद आ गया। जोराबाद से फिर वापस कराची गए तो उसका फर्म जो थी 5 मिलें थी, 5 मिलों का मैं परचेज मैनेजर रहा फुल फ्लैज इख्तियारात में। तो उसके बाद उसकी मिलें वो बैंक करप्ट हो गई, बंद हो गई। जब मिलें बंद हो गई तो मेरी नौकरी ख़त्म हो गई, मैं बेकार हो गया, पैसा भी नहीं था।
फिर मैंने बस तवक्कल एक नौकरी भी ये मिली 1200 रुपए की, कहाँ 10,000 लेता था, 800, कहाँ 1200 की नौकरी कर ली। वो नौकरी की, उसमें मुझे ये सप्लाई के चांसेस मिल गए। मैंने अपना काम शुरू इस किया। दौरान आपके कितने बच्चे थे? बच्चे तो मेरे नहीं थे जी, थे 5। ये 2 बेटियां 3 बेटे। ये बेटी तो यहाँ आके फौत हुई है। अच्छा, जो आपकी एक बेटी की कब्र भी है? हाँ, ये पहले जी, ये पहली बेटी थी। वो पहले थी। पहले ठीक थी, रात को तो खून की उल्टियाँ आई, शेख जायद में इमरजेंसी में दाखिल हुई, वहीं खत्म हो गई। अच्छा, आपकी वाइफ को क्या हुआ था? बेगम को क्या हुआ था? बुशरा को क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बस कुछ थोड़ी तकलीफ रहती थी, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ये हो गया, ये होती थी, शुगर हो गई, शुगर उसकी नील हो गई एक दफ़ा। मेरी पापी फौत हुई तो वहाँ उसके कारण शुगर नील होगी, वो बेहोश होगी। और पूरा बोला, ये बेटे ने उठाया, अस्पताल ले गए, वो इंजेक्शन लगाए शुगर के, कोई नॉर्मल वापस हुई, फिर कार्रवाई फिर हो गया, फिर जना अस्पताल में दाखिल हुई, वहाँ भी यही मसला, फिर बाजू अस्पताल में, बस ये चलता ही रहा। बीमारी पर आगे से आगे होती गई। वो ये होगी कि तकलीफ ज़्यादा हुई तो डॉक्टर को दिखाया, इलाज शुरू हुआ, फिर एकदम तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो जना अस्पताल ले गए, जना अस्पताल से बाजवा अस्पताल दाखिल कराया। उन्होंने ICU में 7 दिन रखा, 7 दिन के बाद ठीक हो गई, घर आ गई, ठीक चल पैल हो गई। कोई दिन को तो फिर शुरू हुई तो रात को सोते सोते बेड से गिर गई। ये जिस दिन की तस्वीर है उस दिन की बात है? अस्पताल की कोई तस्वीर, अस्पताल की सिर्फ ये तस्वीर है, अस्पताल में सिर्फ ये तस्वीर ली थी। ये फौत होने से 4-5 दिन पहले की है? ICU में, ICU की? हाँ, ये ICU की तस्वीर है। तो एक तरह सही हो के आ गई, फिर तकलीफ हुई, रात को बेड से गिर गई तो अस्पताल ले गए, अस्पताल से फिर घर आ गई, फिर एकदम तबीयत। बेटा ने कहा, एक बेटा मेरा गुजर वाला होता था, बहुत चलते हैं, वहाँ गए तो वहाँ तबीयत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा। मैंने इसे फ़ोन किया, ये आया गुजर वाला, तो वहाँ एक अस्पताल में ले गए। उन्होंने कहा ये हमारा ये काम नहीं, इनको वहीं ले जाओ जहाँ से इलाज हो रहा है। तो उन्होंने वहीं से बाजवा अस्पताल फ़ोन किया, उन्होंने कहा ले आओ। तो वहाँ से फिर एम्बुलेंस की बैठे, वो गाड़ी में आया, एम्बुलेंस में आए तो सीधा बाजवा अस्पताल में, सीधा ICU में दाखिल। वो 7 दिन बाद जब बाहर लेके आए तो कमरा नहीं था, उन्होंने बाहर ही रख दिया, तो वहाँ बाहर ही तकरीबन जुमे का दिन था और जुमे की अज़ान उधर आवाज़ हुई। ये जुमे के दिन फिर वो बाहर से फारग हुए, फारग होने के बाद घर ले गए पोस्टमार्टम में बेटे के घर। लोग आने शुरू हो गए, कहीं फोन हो गए, सबको आने शुरू हो गए। तो फिर उनके जाने के बाद आपके साथ आपकी क्या मसरूफियत है? आपके बच्चों का रवैया कैसा है आपके साथ? बच्चे बाजार ठीक है, बाजार सबका रवैया सही है, मेरी आमे आग कहते हैं। घर का भी मसला सही है, बेटी के साथ में रहता हूँ, ठीक करती है, खिदमत करती है, जो कहो वो करती है, जो ना कहो वो नहीं करती। तो बस जिंदगी के दिन में पूरे कर रहे हैं, हो जाएंगे। 75 साल मेरी उम्र हो गई है। 15 जनवरी को मेरी उम्र 75 साल हो गई है। मेरी पैदाइश है 15 जनवरी 1944 की, तो अब ये 2019 आ गया, इसमें मेरी 75 साल उम्र हो गई।
अब मैं क्या किससे लड़ाई करनी, फड्डा करना, क्या बच्चों को कहना, क्या नहीं कहना, इससे बेहतर खामोश हूँ। आता हूँ, घर आता हूँ, खाना खाता हूँ, सो जाता हूँ, गोलियाँ लेता हूँ, सो जाता हूँ, सुबह उठता हूँ, नाश्ता करता हूँ, निकल जाता हूँ, तो जो छोटा मोटा काम है वो कर लेता हूँ। आप हमें बताइएगा कि उन्होंने जिंदगी में किस किस तरह आपका साथ दिया। खुशी खुशी जाती, तो पता था क्या है, यहाँ नौकरी नहीं है, वहाँ है तो वहाँ जाना ही जाना है, यहाँ खाना अच्छा नहीं है, वहाँ है अच्छा, वहाँ खाना है तो वहाँ जाना है, झगड़ा नहीं होता। मेरा सारा काम करती थी, मैं अगर आधी रात को उसको कहूँगा कि ये बनाओ, उठ खड़ी होती थी, बना के मुझे देती थी। कपड़े में इस्त्री करना, मैंने कभी कपड़े को इस्त्री नहीं किया, ना मुझे करने आते। शादी से पहले भी कपड़े बेच करता था, तो वो करती थी। अब वो बिस्तर विस्तर बिछाना उन्हीं का काम, मैंने कभी बिछा नहीं। घर के काम में मुझे वो उंगली नहीं लगाने देती थी कि ये करो, नहीं, खुद ही करना, जो करना खुद ही करना। एक दफ़ा वो ये कि मैंने कहा भाई खाना लाओ, वो खाना लेने गई तो लाइट बंद हो गई, बोची खाने से निकली, एक कमरे का दरवाजा इधर था, सीढ़ी का दरवाजा इधर था, अंधेरा खूब था, तो उन्होंने समझा ये दरवाजा है कमरे का। वो सीढ़ी का दरवाजा खोला, पहली सीढ़ी पे पाँव रखा, दूसरी पर रखने लगी तो तड़प नीचे गिर गई। 10 सीढ़ियों से ऐसे कहीं जैसे गेंद फेंकते हैं। लेकिन डॉक्टर से दिखाया, कुछ नहीं। जना अस्पताल ले गए, उन्होंने एक्सरे किया, उन्होंने कहा ये हड्डी टूटी है, उन्होंने प्लास्टर किया, उन्होंने 15-20 दिन का पड़ा था, उन्होंने हफ्ते में उतार दिया, बाजू ठीक हो गया, 2-3 साल ठीक है, फर्स्ट क्लास था। जूते मैं खुद करता था, वो कहती थी मैं नहीं करता था। आप उनको जूते पॉलिश क्यों नहीं करने देते थे? नहीं, मैं नहीं चाहता था कि ये मेरे जूतों को पॉलिश करे, बाकी सारा काम करे, जूते मैं खुद पॉलिश कर। अच्छा, हमें अभी भी पता चला कि आप के ख्याल में वो अभी जिंदा हैं और उनकी रूह आपके पास आती है। हमें बताइएगा कि मतलब उनकी रूह कैसे आपका ख्याल करती है या क्या करती है? मुझे लगता है एक दिन जब वो फौत हुई, गालबन उसी रात या उससे दूसरी रात, मुझे याद नहीं, तो वो रात को आई मेरे पाँव दबाने, मैंने नहीं देखा, मैंने देखा नहीं, पाँव दबाने। दूसरे दिन मेरी राय नीचे गिरी थी, वो राय नीचे से उठा के लपेट के ऊपर करती गई ताकि सर्दी न लगे। अब फिर ये गालबन पिछले महीने आई, रजाई सही की, मैंने देखा है। उनकी बहुत सी आदतें हैं, काबिल तारीफ हैं। अब क्यों, क्या मैं बताऊं, क्या ना बताऊं। अच्छा, माशरे में तलाक का रेशो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आज जो रिश्ते हैं वो ज्यादा पायदार नहीं होते, इस सिलसिले में आपका क्या कहना है? ये जो तलाक देते हैं ना, ये गलत करते हैं, ये तलाक देते थे। शादी ना करो, अगर तुम्हें नहीं पसंद तो शादी मत करो। 4-5-6 बच्चे पैदा करके तलाक दे दी, वो अगली कहाँ से पैदा ले आए, पैसे कहाँ से खिलाए? भाई नहीं देते, भाई नहीं देते किसी बहन को, ना पूछते हैं, तो क्या करें? ये तो बच्चे ना पैदा करो, ये तलाक दे दिए, बच्चे ना पैदा करो, बंद कर दो। ये कि आप दोनों में हमेशा मोहब्बत ही रही है, कभी लड़ाई झगड़े वगैरह नहीं हुए? कसम, हमने 50 साल जिंदगी गुजारी, करोड़ लड़ाई झगड़े हुए होंगे हमारे, ये नहीं कि नहीं होते थे। किस बात पे झगड़ा होता था? ऐसे ही वो एक मिसाल, आटा गुनती हल्दी क्यों पई, बस वो मिसाल। ऐसे कोई काम ऐसा हो गया तो ऐसे टक टक हो गई, चाहे 10 मिनट बाद फिर ठीक ठाक हो गए। लड़ाई झगड़े हर मियाँ बीवी के होते हैं, हर मियाँ बीवी किसी न किसी की बात पर हो जाते हैं। उसका मतलब यह नहीं कि तलाक दे दो। अब हमने भी तो 44 साल 45 साल गुजारे, लड़ाई झगड़े में गुजारे, प्यार में गुजारे। लड़ाई झगड़ा करने के बाद ये होता था कि हम बाहर से खाना खा के आ जाते थे, यह लड़ाई झगड़े का प्यार का सबूत हो जाता। तो ये करो शादी तो सही दिल से करो, लव मैरिज ना करो। अच्छा, लव मैरिज नहीं होनी चाहिए, अरेंज मैरिज होनी चाहिए? अरेंज मैरिज
ठीक है। आपकी क्या लॉजिक है, आप क्या सोचते हैं, क्या सोच के आप कब्रिस्तान जाते हैं? कब्रिस्तान बस मेरा दिल बोलता है कि जाओ, मैं जाता हूँ। मुझे उसकी हर बात याद आती है, कोई ऐसी बात नहीं कि मैं भूल जाऊं, कोई ऐसी बात नहीं कि मैं उसे भूल जाऊं और ना आ जाऊं, कि मैं इस कब्र पे फूल खुशक नहीं होने दूंगा। मैं फूल वाले से पूछूं, मैं इसी से लेता हूँ, पहले कई बैठते थे उनसे लेता था, अब ये बैठता है इससे लेता हूँ, और मैं किसी से नहीं लेता, रोज लेता हूँ, रोज पर डालता हूँ। और बाकी कब्र पे डालता हूँ, बेटी कब्र पे डाल, पहले बेटी के लिए अब इसके लिए। ये ऐसे जहन में आया, जहनी इख्तियार कोई ऐसी बात नहीं। अब कब्र पे आ जाता हूँ, मुझे सब रिश्तेदार मना करते हैं कि क्या रोज करते हैं, यार छोड़ो ना जाएगा, जो वहाँ पढ़ना वो घर पढ़ो। मैं कहता हूँ घर नहीं पढ़ा जाता, घर कुछ नहीं होता। अब मैं उनकी बख्शिश के लिए सुबह उठ के पहले एक दिन सूरह यासीन पढ़ता हूँ, एक दिन सूरह मुज़म्मल पढ़ता हूँ और उन्हें बख्श देता हूँ। कोई रात को मैं सोने से पहले अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ और इल्तिजा करता हूँ। दुआ में उन्होंने जैसे ज़िंदगी गुजारी उसमें अल्लाह ताला से करता हूँ कि या अल्लाह ये इस चीज़ की थी तो इनको बख्श दें, इन पर रहम कर दो, इनको जन्नत फिरदौस में अपनी जवार रहमत में जगह दे। इल्तिजा ये करता हूँ कि या अल्लाह ये एक नेक खातून थी, इसको फरिश्ता सीरत इंसान अगर मैं कहूँ तो गुनाह नहीं है। मियाँ बीवी के बीच में प्यार मोहब्बत बढ़ाने का, पैदा करने का क्या तरीका है? कोई तरीका नहीं, कोई तरीका नहीं, ये दिल से उठती है बस। हालांकि मैंने अपनी बीवी पे बहुत ज्यादती भी की है, आज मैं उसकी कब्र पे जाके मारा भी है, लेकिन जब से मैं सरगोजा मैंने छोड़ा, हैदराबाद कराची गया, उसके बाद मैंने ऐसे भी नहीं किया। तो ये कुदरती है मोहब्बत, क्योंकि ये एक रिश्ता जो है ये कुदरत ने बनाया है, बंदे ने नहीं बनाया, बंदे ने ये रिश्ता नहीं बनाया। ये तो इससे तो ये आ रहा है सामने, जो हमें समझ आ रही है कि उन्होंने ज्यादा बर्दाश्त किया। हाँ, उन्होंने बर्दाश्त तो किया, हर चीज़ में बर्दाश्त की। उन्होंने मेरा साथ दिया, मैं गरीब रहा, उन्होंने गुर्बत के हिसाब से अपना स्टैंडर्ड रखा। मेरे पास दौलत आई, उन्होंने ये नहीं कि अब ये कर देना है, उन्होंने दौलत के लेवल के साथ लेवल रखा। ना मुझे गुर्बत में तंग किया, ना अमारत में तंग किया। मैं खुद उनको लेके देता, मैं खुद चाहता था कि कीमती से कीमती पहनाऊँ, अच्छे से अच्छा खिलाऊँ, सैर तफरीह करूँ। चले अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए और आपके इस मोहब्बत और इस जज्बे को हमेशा कायम रखे कि जो आप उनके जाने के बाद भी उनको मुसलसल याद करते हैं। मियाँ बीवी का रिश्ता कंप्रोमाइज और मोहब्बत से जुड़ा है। दुनिया में हर मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं और हर जगह पे इख्तलाफ भी होते हैं। बाबा जी से गुफ्तगू के बाद हमें ये समझ आया है कि अगर औरत अपने अंदर सब्र, बर्दाश्त और हौसला रखे और कंप्रोमाइज करे तो उसके जाने के बाद ही सही उसकी कदर भी ज़रूर होती है और उसको याद करने वाला और उसको प्यार करके रोने वाला और दुआएं देने वाला और उसके लिए कुछ पढ़ के उसे बख्शने वाला उसकी औलाद ही नहीं, उसका मियाँ भी हो सकता है। अपने रिश्तों का बेहद ख्याल रखें, अपने रिश्तों के साथ रहिए, अपने रिश्तों का एहसास कीजिए, क्योंकि एहसास नहीं मरना चाहिए। मुर्दे जब मर जाएं तो उनकी कब्रों के ऊपर फूल चढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन अगर एहसास मर जाए तो एहसास का कफन भी नहीं मिलता।